Students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is the theme of love and marriage in Austen's novel Pride and Prejudice. Pride and Prejudice नावल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो ये थीम ऑफ लव एंड मैरिज वाला क्वेश्चन है ना, असल में ये जो नावल है ना वो है ही सारा लव और मैरिज के बारे में। तो इसमें हर जगह आपको लव और मैरिज ही नज़र आते हैं। तो इसको एलेबोरेट करना कोई इतनी भी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जेन ऑस्टन वॉज नॉट अ प्रोलिफिक राइटर, शी रोट ओनली 6 नॉवेल्स एंड द थीम ऑफ द ऑल दोज नॉवेल्स इज मैरिज। प्रोलिफिक राइटर कहते हैं जिसने बहुत मकदार में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड राइटिंग्स लिखी हों कि काउंट भी ना हो सकें, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा राइटिंग्स नहीं लिखी, सिर्फ उसने 6 नावल ही लिखे थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर का थीम मैरिज था। द पैटर्न ऑफ द स्टोरीज इज़ बेसिकली द सेम। ज़्यादातर जो स्टोरीज़ का पैटर्न है वो सेम ही रहता है। देर आर स्लाइट वेरिएशन बट द ड्रामा ऑफ लाइफ इज़ प्लेड आउट अगेंस्ट द सेम सैनिक बैकग्राउंड ऑफ कंट्री साइड। क्या उसके जो करेक्टर है ना वो ज़्यादातर उसके कंट्री साइड मतलब उसके जो एरिया के लोग थे ना, कुछ सिलेक्टेड फैमिलीज थी, उन्हीं में से होते थे। सिर्फ क्या था कि वो तरतीब थोड़ी बहुत चेंज करती थी, मतलब मामूली सी वेरिएशन होती थी, इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं थी होती स्टोरीज़ में या करेक्टर्स में। द ड्रामाटिस्ट पर्सोनी आर मिडिल क्लास जेंट्री हु आर कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ socio-economic forces and are desperately to maintain their hold। अब क्या है कि उसके जो करेक्टर्स है ना उनका ताल्लुक जो है मिडिल क्लास जेंट्री से है, और वो अपने एक जो है ना माशरती और जो सोशल उन पे दबाव हैं उनसे भागने की, अपनी लाइफ में जो है ना एक मेंटेनेंस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सम ऑफ देम आर ट्रबल्ड बाय इंटेल सो दैट गर्ल्स ऑफ दोज फैमिलीज हैव टू फाइंड एलिजिबल बैचलर्स और टू बी पुश्ड आउट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ जेंटिलिटी एंड इनटू अ लोअर सोशल स्पेक्ट्रम। अब क्या है कि जैसा कि वो हर फैमिली में ही होता है, मतलब हर ज़माने में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि लड़कियां जो है ना जब वो जवान हो जाती हैं तो उनको इस बात पे फोर्स किया जाता है कि उनके लिए कोई सूटेबल मैच मिले और उनकी जो है शादी कर दी जाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही शरीफ तरीके से जो है अच्छे इज़्ज़त वाले तरीके से शादी करते हैं, और कुछ जो है लोअर सोशल स्ट्रेटा में चले जाते हैं, मतलब इलॉपमेंट के ज़रिए, मतलब भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिजेस कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फैमिलीज आर राइजिंग इन टू अपर स्ट्रेटा after having minted money as tradesmen and are buying respectability। ये लाइंस आप स्किप कर दी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। आगे देखिए, शी इज़ नॉट द फर्स्ट नावलिस्ट टू कंसर्न हर सेल्फ विद दिस प्रॉब्लम। अब ये कोई पहली नावलिस्ट नहीं है जिसने लव और मैरिज के थीम को डिस्कस किया है। इसके अलावा भी काफ़ी नावलिस्ट ऐसे थे जो कि इस थीम को पहले बात कर चुके थे। रिचर्डसन टैकल्ड इट फर्स्ट बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। कि रिचर्डसन ने भी इसको थीम को डिस्कस किया था, लेकिन उसका बयान करने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ था। इसके बाद है He was concerned very superficially with sex morality, and his main concern was to show that marriage into a higher social class was possible for girls of the working class if only they guarded their chastity। क्या है कि उसका जो असल में वो उसने जो इंट्रोड्यूस करवाया था ना रिचर्डसन ने मैरिज के बारे में या लव के बारे में, उसका मेन मकसद सेक्स और मोरटेलिटी था, और ये दिखाना था कि किस तरह से जो अपर क्लास सोसाइटी होती है उसमें लड़कियों को या वर्किंग क्लास जो लड़कियां होती हैं ना उनको शादी अपनी चेस्टिटी को, अपनी पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए या उसकी हिफाजत के लिए करना पड़ती है। फील्डिंग वॉज डिस्कस्टेड बाय मेरकनरी एस्पेक्ट ऑफ दिस आउटलुक। अब फील्डिंग जो था ना वो उसे जो था उसके इसका क्या नाम हमने पढ़ा था, रिचर्डसन का जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगा। उसने इसको रिजेक्ट किया एंड शोड द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट, और बताया कि मोहब्बत और चीज़ होती है, हवस और चीज़ होती है। ही एस्टैब्लिश्ड द कनेक्शन बिटवीन लव एंड मैरिज बट ऑल द टाइम ही वाज इंटरेस्टेड इन एक्सपोजिंग द वीकनेस ऑफ रिचर्डसन मोरलिटी। अब क्या है कि उसका मेन मकसद तो ये था कि वो लव एंड मैरिज को जो है इलेबोरेट करे, लेकिन असल में वो रिचर्डसन की मोरालिटी को, उसकी जो कमज़ोरी थी या उसके जो फ्लॉज थे उनको दिखाना चाहता था। एंड डिड नॉट मेक अ क्लोजर स्क्रूटिनी ऑफ द सब्जेक्ट। स्क्रूटिनी कहते हैं जांच पड़ताल को। इसलिए वो जो बयान करना चाह रहा था ना थीम ऑफ लव एंड मैरिज, वो उस तरह से बयान नहीं था कर पाया, क्योंकि वो उसका जो मकसद था ना वो ये था कि बस वो रिचर्डसन ने जो कह दिया ना उसको नीचे, उसका नीचे दिखाए, और इसी चीज़ में वो लगा रहा था, इसलिए वो अपने मकसद में कामयाब नहीं था हो पाया। Jane Austen was the first great writer who examined दिस प्रॉब्लम इन ऑल इट्स डेप्थ एंड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जेन ऑस्टन जो थी वो फर्स्ट बड़ी अजीम राइटर थी जिसने इस प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर डिफरेंट एंगल से डिस्कस किया। शी प्रेजेंटेड एटलीस्ट 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ कपल। उसने 4 जो कपल थे ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। वो चारों बहनें थी, उनकी जो थी ना 4 बॉयज़ के साथ किस तरह से उनका रिलेशनशिप होता है, ये सारी चीज़ें उसने दिखाई। द फर्स्ट सेट इज ऑफ पीपल लाइक जैन बेनेट एंड बिंगले। फर्स्ट कपल कौन है?
जैन बेनेट है और बिंगले है, मतलब मिस्टर और मिसेस बेनेट जो उनकी फैमिली की बात होती है ना इस पूरे नावल में। तो उनकी एक बेटी है जिनका नाम जैन है, और उसके का जो लाइफ पार्टनर बनता है वो बिंगले होता है। हु आर लाइकेबल बट सुपरफिशियल पीपल एंड आर guided by amiability and community of temperament and good looks to decide to marry each other। अब क्या है कि ये बहुत ही अच्छे अखलाक के दोनों लोग हैं, दिखने में भी अच्छे हैं और एक दूसरे से जो ना शादी करने का फैसला करते हैं। बट द कोर्स ऑफ द मैरिज इज फ्रॉड विद डिफिकल्टीज, लेकिन जैसा कि हर शादी में होता है कि शादी को करने के लिए उनको बहुत सी हर्डल्स का, बहुत सी जो है ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। एंड द टाइज डेट बाइंड देम टू सीम टू बी स्लेंडर, और लेकिन क्या है कि एंड पे वो दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। अनदर सेट इज ऑफ पीपल लाइक शॉर्लेट लुकस एंड मिस्टर कॉलिंस। अब शार्लेट लुकस और मिस्टर कॉलिंस का एक कपल होता है हु मस्ट गेट मैरिड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन टू होम दे अटैच देमसेल्फ। अब उसके उनकी शादी का मकसद ये होता है कि वो उनको जो है, जो शार्लेट लुकस होती है ना, वो कहती है कि यानी उसकी शादी की एज हो जाए तो उनकी फैमिली में ये समझा जाता है कि कोई भी आपको सूटेबल मैच जो है ना वो मिल जाए तो आप उसे शादी कर लो, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आपको एक मुहाफिज छत मिल जाए। दिस सेट ऑफ पीपल रिप्रेजेंट द जन रिलेटिव बिकॉज इन सोसाइटी वेयर क्लास डिस्टिंक्शन लिमिट द चॉइस ऑफ अ मैट फॉर गर्ल्स की, यानी ये उन लड़कियों को जो है शो करती है, सिम्बोलाइज करती है कि एक सोसाइटी में जहाँ पे लड़कियों को जो है, लड़कियों के पास कोई चॉइस नहीं होती और उनको किसी भी कोई भी अंधा काना अनपढ़ जाहिल जो भी मिल जाए ना उनको शादी करना पड़ती है। द फर्स्ट कैंडिडेट हाउ स्टूपिड एंड सुपरफिशियल ही मे बी, कि कोई भी उनकी ज़िंदगी में आ जाए, वो चाहे कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हो, कितना ही घटिया इंसान क्यों ना हो, इज़ मोस्ट वेलकम, उससे जो है उसकी शादी करवा दी जाती है। द ऑब्जेक्ट है और इज़ टू सिक्योर अ होम, मतलब उनका मकसद ये होता है कि बस इसका घर बस जाए, एंड नॉट हैप्पीनेस बर्न आउट ऑफ द हार्मोनी एंड कम्युनिटी ऑफ द टेम्परामेंट एंड स्पिरिट। और ये चीज़ लोग इग्नोर कर देते हैं कि उन दोनों के एक होने से क्या वो खुश रह पाएंगे, या फिर उनके जो है मजाज मिलते हैं, या एक दूसरे के साथ वो सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। एज शॉर्लेट लुकस व्हेन शी इन गिविंग एलिजाबेथ रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग मिस्टर कॉलिंस इकोज द सेम व्यू। अब शॉर्लेट लुकस जो है ना वो मिस एलिजाबेथ से बात कर रही होती है तो उसको बताती है कि वो मिस्टर कॉलिन से शादी क्यों करना चाहती है। आई एम नॉट रोमांटिक यू नो, तुम वो कहती है मुझे पता है कि मैं रोमांटिक, तुम्हें पता है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। आई नेवर वास्क, ना कभी थी। आई आस्क ओनली फॉर अ कंफर्टेबल होम, मुझे तो सिर्फ एक Jane Austen's disapproval of such marriages which are based on materialistic ground is quite obvious। अब जेन ऑस्टन जो है ना ऐसी शादियों को बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है, डिसअप्रूव कर देती है जिनका मकसद मटेरियलिज्म होता है, सिर्फ दुनियावी चीज़ें होती हैं, मतलब जिसमें इंसान की रूह या इंसान का दिल इन्वॉल्व नहीं होता। नो डाउट जेन ऑस्टन मेंटेन्स कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। वन हैज़ अ फीलिंग दैट शी डिड नॉट फुली अप्रूव ऑफ द अबव द टू मोड्स बट प्रेजेंटेड देम एज फैक्ट्स, ये ना फैक्ट्स की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्टेड देम एज सच। अब क्या है कि वो कहती है ऊपर दो जो हमने कपल डिस्कस किए हैं ना, जैन एंड बिंगले का और शॉर्लेट लुकस और मिस्टर कॉलिन का ना, वो कहती है कि ये दोनों जो हैं एक मेरी नज़र में ना एक परफेक्ट कपल नहीं है। Jane and Charlotte and Bingley and Collins are people with distinct character and their mode of selection and marriage should also be in character। कि उनका जो वो जो है ना एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ मिजाज के जो है करेक्टर्स हैं, तो वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बट जेन ऑस्टन हैज़ अ स्पेशल इंटरेस्ट इन पीपल लाइक एलिजाबेथ बेनेट एंड डार्सी, लेकिन उसको जो पसंदीदा करेक्टर है ना वो एलिजाबेथ बेनेट का और डार्सी का है। दे आर इंटेलिजेंट, कीन आइड, क्रिटिकल पीपल एंड आर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टैंड। अब क्या है कि वो होते तो ज़हीन हैं और इसके अलावा ये हर चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं और उनको हर इंसान आसानी से नहीं समझ सकता, बिकॉज दे आर नॉट सुपरफिशियल एंड डू नॉट लाई ऑन द सरफेस। अब क्या है कि एलिजाबेथ बेनेट और जो डार्सी है ना वो इस तरह के करेक्टर नहीं है कि हर इंसान जो है उनको उसकी समझ आ जाए, मतलब उनके जो है ना वो दिखने में कुछ और हैं और उनके अंदर से जो है ना कुछ और हैं। इन द केस ऑफ सच पीपल आइथर देयर इज़ हॉस्टिलिटी और लैक ऑफ नॉलेज। अब ऐसे करेक्टर्स में जो है ना हॉस्टिलिटी पाई जाती है या फिर कोई उनमें नॉलेज की कमी होती है ऑफ देयर ट्रू फीलिंग इनिशियली, के स्टार्ट में वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जैसा कि एलिजाबेथ और डार्सी होता है ना वो एक दूसरे को गलत समझते हैं स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे की मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डार्सी एंड एलिजाबेथ बेनेट meet only to repulse each other and one wonders if there can ever be mutual understanding between such people। अब डार्सी और एलिजाबेथ का जो करेक्टर है ना वो जब शुरू में एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को जो है ना धुतकार देते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। द केस ऑफ सच पीपल ट्रूथ लाइज डीपर दैन द conspicuous level and the two persons have to examine themselves closely to find that they are made up for each other। इस तरह की जो मोहब्बत होती है या कपल होता है ना यही बेहतरीन होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद एक दूसरे को जो है ना अपनाते हैं और तब जाके जो है ना इस चीज़ का पता चलता है कि ये एक दूसरे के काबिल हैं भी या नहीं हैं।
हेयर लव इज़ ओपन आइड, यहाँ पे यानी मोहब्बत जो होती है ना वो खुली आंखों से होती है। एंड इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, और जो है उनमें अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है और एक दूसरे की वो इज्जत करते हैं। दे बिगिन बाय बीइंग क्रिटिकल बट स्लोली एंड ग्रेजुअली द पॉजिटिव साइड्स ऑफ देयर कैरेक्टर रिवील देमसेल्फ, कि वो शुरू शुरू में एक दूसरे को गलत समझते हैं या बुरा समझते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको एक दूसरे की अच्छाइयाँ, उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है सामने आना शुरू हो जाती हैं। एंड दे डिस्कवर इनर हारमोनीज ऑफ विच दे वर इग्नोरेंट इन द बिगनिंग, फिर उनको जाके आहिस्ता आहिस्ता उन खसूसियात का भी पता चलता है जो कि स्टार्ट में उनको नज़र नहीं आई थी। डार्सी एंड एलिजाबेथ बेनेट आर कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स, डार्सीज प्राइड एंड एरोगेंस इज मास्क विच ही हैज़ पुट अप टू द वॉर ऑफ द गाइल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब डार्सी और एलिजाबेथ जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्टर हैं। अब डार्सी का प्राइड और उसका जो मगरूर है ना वो उसका एक मास्क होता है, लेकिन असल में वो इन मगरूर इंसान नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि वो उसके जो है ना स्टार्ट में ऐसा बिहेव करता है कि ऐसा लगता है कि वो मगरूर है। ही हैज़ सीन विकम्स अटेम्प्ट टू seduce his sister and has put on gruffness to keep a distance a female adventure of the same kind, कि उसने जो थी ना विकम का जो था असल चेहरा सामने लाने में भी मदद की थी और भी काफ़ी वो अच्छे काम जो है वो करता रहा है। Thus Elizabeth's pride makes his misjudge Darcy on the basis of poor first impression। अब सिर्फ एलिजाबेथ जो थी ना उसको गलत सिर्फ इस वजह से समझ बैठी थी क्योंकि उसका फर्स्ट इंप्रेशन उसके साथ इतना अच्छा नहीं था। विच डार्सी इज प्रेजुडिस अगेंस्ट many virtues, Austen meanwhile possesses countless smaller obstacles to the realization of love between Elizabeth and Darcy, including Lady Catherine's attempt to control the nephew, Miss Bingley's snobbery, Mrs. Bennet idiocy, and Wickham's deceit। अब क्या है कि उनके रास्ते में जो है ना उन दोनों को एक के पास आने में बहुत सी ऐसी हर्डल्स आती हैं, बहुत से जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो कि जेन ऑस्टन ने बताए हैं कि उसमें मिसेस बेनेट भी आ जाती हैं और जो है लेडी कैथरीन भी आ जाती है जो उनको अपने भतीजे को रोकने की कोशिश करती है, और इसके अलावा मिसेस बेनेट की जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं वो भी वजह बनती हैं उनके जो है रिलेशन को में रुकावट बनने में। इसके अलावा विकम का जो धोखा होता है वो भी एक मसला बनता है, लेकिन एट द एंड वो लोग मिल जाते हैं। In each case, anxieties be about social connections और द डिज़ायर फॉर बेटर सोशल कनेक्शन इंटरफेयर विद वर्किंग ऑफ द लव, कि यानी बेचैनी जो है ना वो बढ़ती जाती है, लेकिन एट द एंड जो है वो एक दूसरे की मोहब्बत को समझ जाते हैं, जान जाते हैं। डार्सी एंड एलिजाबेथ रियलाइजेशन ऑफ अ म्यूचुअल एंड टेंडर लव सीम्स टू इम्प्लॉय द ऑस्टन्स व्यू लव एज समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ दीज सोशल फोर्सेज। तो अब उसका जैन ऑस्टन ने जो डार्सी और एलिजाबेथ का रिलेशन दिखाया ना उससे ये भी पता चलता है कि जो सच्ची मोहब्बत होती है ना वो मुआशरा जो है उसमें जितनी मर्जी रुकावटें पैदा कर ले वो एक दूसरे को जो है हासिल करके रहती हैं। एज समथिंग दैट कैन बी कैप्चर्ड इफ ओनली एन इंडिविजुअल इज एबल टू एस्केप द वर्पिंग इफेक्ट्स ऑफ हायरार्किकल सोसाइटी, के यानी अगर उन दोनों का के जो इरादे हैं ना वो पुख्ता हों तो कोई भी उनको दुनिया की ताकत जो है ना वो मिलने से रोक नहीं सकती। दस टू जेन ऑस्टन फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर आर एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स। अब जेन ऑस्टन जो है ना उसको ये लगता है कि कोई भी कामयाब शादी जो है ना उसके लिए एक तो इंसान को एक दूसरे जो दो लोग हैं ना वो एक दूसरे की इज्जत करते हों, एक दूसरे को समझते हों, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। वन शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय द आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब जो मोहब्बत हो ना वो पहली नज़र में ना हो जाए, सिर्फ आप फिजिकल अपीयरेंस को देख के किसी से मोहब्बत ना कर लें, कोई अच्छा दिखता है तो उससे मोहब्बत ना कर लें। मैरिज इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड इट मस्ट पास क्लोज स्क्रूटनी ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। दस ओनली डार्सी एंड एलिजाबेथ मैरिज कम्स अप टू हिज स्टैंडर्ड्स, तो जेन ऑस्टन के स्टैंडर्ड पे सिर्फ डार्सी और एलिजाबेथ की मैरिज ही पूरा उतरती है। Controversially, there is another set of people like Lydia who lacks restraint and are driven by animal impulses and in love with men like Wickham। अब जो इसकी एलिजाबेथ की सिस्टर होती है लीडिया, वो क्या करती है कि वो विकम नाम के एक आदमी के साथ भाग जाती है। इन अ सोसाइटी वेयर अ वुमेन रेपुटेशन ऑफ इज ऑफ एट मोस्ट इंपॉर्टेंस एज वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन वेज। अब क्या है कि हमें पता है कि मुआशरे में जो एक औरत की इज़्ज़त होती है ना वो सिर्फ उसी की इज़्ज़त नहीं होती बल्कि उसके पूरे ख़ानदान से, उसकी पूरी जो है ना कौम से, उसकी पूरी नेशन से, उसके जो है पूरे कबीले से जुड़ी हुई होती है। तो अगर किसी भी फैमिली की अगर एक लड़की भी कोई गलत काम करती है तो पूरी फैमिली के रेपुटेशन पे जो है ना उंगलियां उठती हैं। स्टेपिंग आउटसाइड द सोशल नॉर्म्स मेक्स हर वल्नरेबल टू ऑस्ट्रेसिज्म, दस बिकमिंग बिकम्स लवर्स विद और बेनिफिट ऑफ मैरिज। लीडिया क्लियरली प्लेसेस हरसेल्फ आउटसाइड द सोशल पेल। अब क्या है कि यानी जब वो घर में रह रही थी तो वो अब जो थी बहुत सिक्योर थी, लेकिन जैसे ही उसने घर से कदम बाहर निकाला, अब उसने विकम को जो है अपना सब कुछ मान के, अपना लवर मान के उसके साथ भाग गई तो वो अपने सोशल पेल से बाहर निकल गई थी। हर एंड हर डिस्ग्रेस थ्रेटन्स डार्सी मेक्स एन ऑनेस्ट वुमेन ऑफ लीडिया बाय मेकिंग विकम मैरी हर,
और डार्सी जो था ना उसने बताया था कि यानी लीडिया जो है ना विकम जो है ना वो उसको जो है धोखा देने की कोशिश कर रहा था। हेयर जेन ऑस्टन हैड इंडल्ड इन विश fulfillment romantically by making things and well, but her disapproval of such marriage is quite obvious। लेकिन जो जेन ऑस्टन है वो इस मैरिज को भी डिसअप्रूव करती है, जो कि पेरेंट्स के खिलाफ जाके या भाग के शादी की जाए जिसमें सबकी रेपुटेशन ख़राब हो। In conclusion, we can say that Jane Austen for the first time evaluated the issue of marriage in the light of good sense and socio-economic problems। तो हम ये कह सकते हैं कि जेन ऑस्टन जो है ना उसने यानी पहले भी राइटर्स थे जिन्होंने थीम ऑफ लव एंड मैरिज को डिस्कस किया था, लेकिन जेन ऑस्टन ने जिस तरह से इस थीम को डिस्कस किया है ना उसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। उसने जो है सबसे डिफरेंट अंदाज में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। गुड मैरिज नीड्स अ गोल्डन मीन, इट इज़ नीदर बेस्ड ऑन शेयर प्रूडेंस नॉर शेयर प्रूडेंस कहते हैं होशियारी को, चालाकी को, नॉर इज दिस टोटली डिस्ग्रेटफुल और प्रूडेंस। अब क्या है कि वो कहते हैं कि जो गोल्डन मैरिज गुड मैरिज है ना उसमें बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो शातिर भी नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ जो है वो होशियारियाँ खेले। बाय प्रेजेंटिंग कॉन्ट्रास्ट अमंग डिफरेंट मैरिजेस जेन ऑस्टन शोज दैट मैरिज इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मेयर गुड पेशेंस। अब उसने जो है ना हमें डिफरेंट कपल दिखाए हैं, डिफरेंट मैरिजेस दिखाई हैं ताकि हम समझ सकें कि कौन से जो है कपल जो है कौन सी मैरिज जो है वो सही रहती है। इनफैक्ट एक्सट्रीम गुड सेंस एंड म्यूचुअल अफेक्शन आर द राइट इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज। तो हमें ये पता चलता है कि गुड सेंस और जो आपस में जो है एक दूसरे को समझना होता है, ये एक दूसरे की जो है लगन होती है ना, वही सच्ची मोहब्बत की या अच्छी शादी की जो है ना गारंटी होती है। फॉर द पर्पस वन मस्ट बी एबल टू सी थ्रू द अफेक्टेशन डिसेप्शन एंड हाइपोक्रेसी। तो अगर कोई इंसान जो है किसी को धोखा देने की कोशिश करे या आपको जो है मुनाफकत करने की कोशिश करे, तो ऐसी जो बंदे की पहले से ही जो है ना उसको उसका चेक एंड बैलेंस कर लेना चाहिए। वन शुड नॉट बी द विक्टिम ऑफ फ्लैटरी। अगर कोई आपकी खुशामद कर रहा है, आपकी झूठी तारीफें कर रहा है, तो उससे भी बचें। द कमिंग एंड शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय द ओपिनियन ऑफ अदर, ना ही दूसरों की बातों में आए। द कमिंग टुगेदर ऑफ द ट्रू माइंड डिपेंड अपॉन देयर नॉलेज ऑफ देमसेल्व्स। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी को अपनाना चाहते हैं तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। एंड ईच अदर मैरिज बेस्ड ऑन मेयर पेशेंस और सुपरफिशियल क्वालिटीज एज सेक्स। लेकिन ऐसी शादियां जो सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल प्लेजर्स के लिए, लस्ट के लिए की जाती हैं या किसी की अपेयरेंस को देख के की जाती हैं, गुड लुक्स एंड यूथफुल विवेसिटी, या फिर जवानी में जो जज्बा होता है ना उसमें आके लोग शादियां कर लेते हैं, और इकोनॉमिक्स या फिर अपने जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से शादी करते हैं बेस्ड ऑन साइलेंस एंड शैलोनेस इन अ बैड मैरिज। तो उस जेन ऑस्टन की नज़र में ऐसी शादियां कभी भी कामयाब नहीं होती। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू मे आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।